बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 16 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। ओवरऑल सिचुएशन आपको बताऊंगा। गज़ा से लबनान, यमन और ईरान से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। आगाज़ गज़ा से करेंगे जहां पर इनकी बमबारी और बर्बरियत जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 मज़ीद शहादतें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, हम तो फिगर बताकर चले जाते हैं, बल्कि आज से नहीं, PTV के दौर से कि 25 शहादतें, 30 शहादतें, सहूनियों की बमबारी और बर्बरियत जारी है। और एक लाइन आप PTV के दौर से सुन रहे होंगे कि जी मुसलमान ममालिक की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आजकल तो मजम्मतें भी कम हो गई हैं क्योंकि शहादतें इतनी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। तो इतना टाइम तो आपको मालूम है कि मुसलमानों के पास, मुस्लिम लीडर्स के पास नहीं है। डांस पार्टियाँ भी अटेंड करनी होती हैं और भी बहुत सारे काम हैं, अमेरिका के दौरे भी करने होते हैं। तो मजम्मती अलामियाँ भी इस तरह से सामने नहीं आ रहे। 25 शहादतें। मैं गुज़िश्ता रात कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ तस्वीर देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि हम तो ये फिगर बताकर निकल जाते हैं कि 25 शहादतें, 30 शहादतें, किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बेटी, पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है एक शहादत के साथ। और यहाँ पर गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ये सहूनी जो हैं वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तो सहूनियों का बयान सामने आया कि जी कैदियों की रिहाई के लिए हम ये मैक्सिमम प्रेशर जो है हमने डाल रखा है हमास के मुजाहिदीन पर। बिल्कुल गलत। कैदियों की रिहाई नहीं चाहिए, इन्हें सरजमीन फ़लस्तीन चाहिए। कैदियों की रिहाई चाहिए होती तो ये अंधाधुंध बमबारी ना कर रहे होते। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमास की जानिब से बयान सामने आया कि हमारा राबता, कुछ जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ हमारा राबता मुनक़ता हो गया है और उन मुजाहिदीन के पास कैदी थे। ये इसराइली फैमिलीज़ को मुखातिब कर रहे थे हमास के मुजाहिदीन अपने बयान के अंदर। वो फैमिलीज़ जो कि तिल अवीव समेत इसराइल के अंदर आपको मालूम है कि सरापा एहतजाज हैं, कैदियों की रिहाई के लिए और जंग को बंद करने के लिए नेतन्याहू से मुतालबा कर रही हैं। और हमास की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर इसी तरह से ये सहूनी जो हैं वो अंधाधुंध बमबारी करते रहे तो फिर बक्सों में बंद करके, बॉक्सेस के अंदर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वापस आएंगे। इसलिए इन सहूनियों से कहें कि जंग को बंद कर दें और अपनी फौजों को गज़ा से बाहर निकाल दें, तो फिर कैदी रिहा कर दिए जाएंगे हमास की जानिब से। लेकिन नेतन्याहू की जानिब से बयान ये सामने आया और ये मुस्कुरा रहा था, अपने वज़ीर दिफा के साथ खड़ा हुआ था और इसने ये पैगाम दिया कि हमास की जानिब से अगर कैदियों को रिहा ना किया गया तो ये ब्लो जो है, ये जो मैक्सिमम प्रेशर है, ये मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, ये बमबारी मज़ीद बढ़ा दी जाएगी। और अमेरिका इनकी मदद कर रहा है। अमेरिका की जानिब से 10,000 बम जो हैं वो इसराइल के लिए रवाना किए जा रहे हैं, मज़ीद असलहा। स्टार्ट ही से आपको मालूम है कि अमेरिका की ही सपोर्ट है जिसकी वजह से ये नस्ल कुशी, ये सहूनी जो हैं वो अभी तक जारी रखे हुए हैं। अब अमेरिका सहूनियों को आपको मालूम है, आप सुनते भी होंगे कि जी अमेरिका की तो पॉलिसी रही है कि ये इसराइल को, सहूनियों को अमेरिका सपोर्ट करता है। लेकिन क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह मैं आपको यहाँ पर बता दूं। ये जो क्रिश्चियंस हैं इनके 3 बड़े फ़िरके हैं, आपको मालूम है। कैथलिक्स हैं, फिर प्रोटेस्टेंट्स हैं और तीसरा ऑर्थोडॉक्स हैं। कैथलिक्स आपको मालूम है अमेरिका और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये कैथलिक क्रिश्चियंस हैं। फिर रशिया, यूक्रेन समेत कुछ ममालिक के अंदर ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ये रशिया, यूक्रेन और दीगर ममालिक के अंदर ये तीसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर जो इनका बड़ा फ़िरका है वो प्रोटेस्टेंट्स हैं। प्रोटेस्टेंट्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्टेंट्स के आगे भी 3-4 फ़िरके हैं और इन 3-4 में से एक फ़िरका है इवेंजेलिकल। ये जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं इनका ये मानना है कि जब तक थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा तब तक हज़रत ईसा नहीं आएंगे। और ये जो इवेंजेलिकल्स हैं, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर डेटा के मुताबिक 23% इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, ये जो वोट बैंक है वो हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या किसी भी अमेरिकी सदर की जानिब से, जाहिर है कि इनके लिए तो वोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसराइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुसलमानों के ये दोनों खिलाफ हैं। लेकिन इवेंजेलिकल्स जो हैं इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर भी, वाइट हाउस के अंदर भी और डीप स्टेट में भी इनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। और ये चाहते हैं कि थर्ड टेम्पल बने और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वापस आएँ इनके ईमान के मुताबिक। तो ये वजह भी है कि अमेरिका इन सहूनियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और अमेरिका की जानिब से 10,000 बम रवाना किए जा रहे हैं इसराइल। अच्छा, अमेरिका की तो समझ आती है, इनका तो
جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں۔ لیکن مسلمان جب ان صہیونیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ مسلمانوں کو ریالٹی بھی معلوم ہے، مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے مسجد الاقصی کو شہید کرنے کا ان کا ارادہ ہے، سرزمین فلسطین پر ان کا قبضے کا ارادہ ہے، اور معصوم فلسطینیوں کو مصر اور جارڈن میں منتقل کرنے کا ان کا ارادہ ہے، جو کہ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جارڈن کے اندر جارڈن کی حکومت نے یہ بتایا کہ جی ہم نے ایک بہت بڑی نیشنل سیکورٹی تھریٹ کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ انہوں نے کچھ 13-14 افراد کو گرفتار کیا جو کہ 300-400 میزائل بنا رہے تھے، لوکلی بنا رہے تھے، اور ڈرونز بھی ان کی جانب سے بنائے جا رہے تھے۔ اب جارڈن کی حکومت نے یہ کہا کہ جی نیشنل سیکورٹی کے لیے یہ ایک خطرناک پلاننگ کی جا رہی تھی۔ یہ نیشنل سیکورٹی کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گروپ تھا جس کو گرفتار کیا گیا جارڈن کی حکومت کی جانب سے، جارڈن کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے، یہ جو میزائل بنا رہے تھے، ڈرون بنا رہے تھے، حماس پر بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور اردن کا گروپ ہے مسلم برادرہڈ، اس کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ مکمل کر چکے تھے آلموسٹ، لیکن جارڈن کی سیکورٹی فورسز نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور پھر جو عرب کنٹریز ہیں، متحدہ عرب امارات وغیرہ ہیں، اور فلسطینین اتھارٹی کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ ہم اردن کے ساتھ ہیں۔ اب یہ اردن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان ادر ورڈز نہ صرف یہ یہاں پر جارڈن بلکہ لبنان کی جانب سے بھی۔ حالانکہ آج بھی جنوبی لبنان کے اندر ان کی بمباری رپورٹ ہوئی، اور انہوں نے بیان یہ جاری کیا کہ ہم نے حزب اللہ کے ایک فائٹر کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے صدرن لبنان کے اندر، جنوبی لبنان کے اندر۔ لبنان کے صدر کی جانب سے جو جوزف اون ہیں، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اسی سال 2025 کے سال ہم حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیں گے۔ اب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں ان کو لبنان کی فورسز کے اندر آپ لے آئیں گے، شامل کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے حزب اللہ کو ڈس آرم کرنا ہے، باقی لبنان کی فورسز اچھی طرح ملک کی سیکورٹی اور اپنے پڑوسی کی سیکورٹی کو بھی لبنان کی فورسز بہت اچھی طرح سے سنبھال سکتی ہیں، اور حزب اللہ کو ایلیمینیٹ کرنا ان کا اصل مقصد ہے۔ یہ جو جوزف اون ہیں لبنان کے صدر، ان کی جانب سے آج یہ بیان سامنے آیا، اور امریکہ ارادہ یہ رکھتا ہے کہ ایران کو امریکہ نے ڈس آرم کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی جانب سے بیان سامنے آیا۔ اب مذاکرات آپ کو معلوم ہے کہ عمان کے اندر مذاکرات جاری تھے، دوسرا دور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر بھی اختلاف ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ عمان کے اندر ہی مذاکرات جاری رہیں، لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اٹلی کے اندر جو دوسری بیٹھک لگے وہ اٹلی کے اندر لگے۔ ابھی تک کنفرم رپورٹ سامنے نہیں آئی، بہرحال ابھی تک یہ رپورٹس ہیں کہ اٹلی کے اندر ہوگی دوسری ملاقات۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو عمان کے سلطان ہیں ان سے ٹیلی فون پر بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس ٹیلی فون کال کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ارادے بتا دیے ہیں کہ دوسری ملاقات میں یہ ایران کے سامنے کس طرح کا مطالبہ رکھیں گے۔ جو امریکہ کے آفیشلز ہیں، جو اسٹیو وٹکاف ہیں، ان کی جانب سے کیا مطالبہ رکھا جائے گا، اور اس پر ایران کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ پہلے امریکہ کا یہ مطالبہ سن لیں جو بند کمروں کے اندر ہوئی میٹنگ میں امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The maximum pressure campaign on Iran continues, but as you know, the president has made it clear he wants to see dialogue and discussion with Iran while making his directive about Iran never being able to obtain a nuclear weapon quite clear. And the president spoke to the Sultan of Oman today, who helped facilitate these talks. I have a readout for all of you. He held a call with the Sultan of Oman today, and he thanked him for hosting the first direct meeting between the United States and Iran, and emphasized the need for Iran to end its nuclear program through negotiations. The two leaders also discussed the United States' ongoing operations against the Houthis, and emphasized that the Houthis will pay a severe price until they end their attacks on maritime traffic in the Red Sea. As you know, an additional negotiation between Steve Witkoff and Iran's representative has been scheduled for Saturday, and since these are ongoing negotiations, I have nothing more to add on that. Thanks about Iran. Sure. Oh, thank you, Caroline. When you said that the president said that Iran will never have nuclear weapon, is the focus on dismantling the entire nuclear program, or it just restricting enriched uranium or the missile program? The president does not want to see Iran have a nuclear program. He does not want Iran to obtain a nuclear weapon. He's been very clear about this. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن، جس نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دے۔
enrichment कम ना करे, ख़त्म कर दे न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरी जो खातून सहाफ़ी थी उसकी जानब से क्लियर करने के लिए दोबारा से पूछा गया कि जी ख़त्म करने से क्या मुराद है, क्या यूरेनियम की इनरिचमेंट कम करने की बात कर रहे हैं आप, या फिर मुकम्मल खात्मा एलिमिनेशन यानी कि डिसमेंटल ईरान कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को या फिर मिसाइल प्रोग्राम को, ये मुतालबा है आपका। तो फिर व्हाइट हाउस की तर्जमान ने तो इतना क्लियर जवाब नहीं दिया। बहरहाल स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल क्लियर कट ये कहा कि ईरान यूरेनियम को अफसूदा करके करेगा क्या। यूरेनियम की अफजूदगी मैंने आपको बताया था कि ईरान की जानिब से अब 60% तक कर दी गई है। हालांकि JCPOA के अंदर ये तय पाया था कि ईरान 3.67% जो यूरेनियम है उसको अफजूदा कर सकेगा, लेकिन ईरान के साथ इस माहिदे से जब डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरली बाहर निकला तो ईरान ने अब यूरेनियम के इनरिचमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, 60% कर दिया है। और एक जोहरी हथियार बनाने के लिए आपको 90% तक इसकी इनरिचमेंट चाहिए, यूरेनियम की इनरिचमेंट चाहिए। अच्छा, जोहरी हथियार किस तरह से बनता है, यूरेनियम की अफजूदगी होती क्या है और ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का मसला क्या है, ये डिटेल के साथ मैंने आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक वीडियो के अंदर बताया है। मैं आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा, वहां पर जाकर आप मुकम्मल ये जो मामलात हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये मामला आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहरहाल स्टीव विटकॉफ ने ये कहा कि इनरिच करके अफजूदगी करके यूरेनियम की ईरान ने क्या करना है, यानी कि 3.67% तक भी ईरान यूरेनियम को एनरिच ना करे बल्कि एलिमिनेट कर दे, एंड कर दे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल ना किया जाए। ना सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम बल्कि मिसाइल प्रोग्राम को भी डिसमेंटल करने का मुतालबा अमेरिका की जानिब से ईरान से किया जा रहा है, जो कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान के सामने ये मुतालबा रखा जाएगा। ईरान का रद्दअमल सामने आया। ईरान ने ये कहा कि ये तो नॉन स्टार्टर है, ये तो नॉन नेगोशिएबल नुक्ता है कि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को भी डिसमेंटल नहीं करेगा, मिसाइल प्रोग्राम को तो छोड़ दें, ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को भी डिसमेंटल नहीं करेगा। तो ये नॉन स्टार्टर है, ये बिल्कुल नेगोशिएबल नुक्ता नहीं है। जहां तक ताल्लुक है यूरेनियम के इनरिचमेंट को कम करने का, तो वहां तक ईरान जो है वो अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये जो डिसमेंटल करने वाली बातें की जा रही हैं, तो इस पर ईरान का सीधा सा एतराज है कि जी इसराइल के भी फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दो। अगर इसराइल हमारे लिए थ्रेट है तो फिर हम वो गलती नहीं करेंगे जो लीबिया ने की, या फिर जो यूक्रेन ने की, या फिर जो इराक ने गलती की, या जो इराक के साथ या लीबिया के साथ इन्होंने किया। तो उस एपिसोड के बाद ईरान ये गलती तो जाहिर नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी सी एनरिचमेंट को लेकर लचक दिखानी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग भी चेयर की इसी मुद्दे को लेकर, बंद कमरों के अंदर इसने मीटिंग चेयर की और उसमें नायब सदर भी था, स्टेट सेक्रेटरी भी था, इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ भी था और पीट हेग्सेट जो इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, CIA के चीफ भी थे। और इस मीटिंग के अंदर फैसला किया गया है ईरान की यूरेनियम के एनरिचमेंट से मुतलिक या फिर इसके एंड करने से मुतलिक फैसला किया गया है। और अमेरिका का मुतालबा तो यही है, क्योंकि अमेरिका को जो कुछ इदारे हैं वो वार्न कर रहे हैं कि ईरान जो कि 60% यूरेनियम को एनरिच कर चुका है, तो ये अगर मुज़ाकरात भी ज़्यादा लंबे लटकते हैं तो ईरान एक आधा बम तो चंद महीनों के अंदर अंदर ईरान बना लेगा। इसलिए इस मामले को बहुत जल्दी लपेटना है डोनाल्ड ट्रंप ने, ना सिर्फ इस मामले को बल्कि यमन वाले मामले को भी लपेटने की प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि ज़मीनी ऑपरेशन की प्लानिंग इनकी जानिब से की जा रही है और ये यमन की जो गवर्नमेंट है उसकी फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80,000 अहलकार किसी भी वक्त यमनी हौसी मुजाहिदीन के जो इलाके हैं, जो सना है या फिर जो हुदैदा है, वहां पर 80,000 अहलकार धावा भी बोल सकते हैं। और ओमान के सुल्तान से डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर भी बात की है कि यमन और ईरान का जो थ्रेट है वो अगर नेगोशिएशंस की टेबल पर हल ना हुआ तो फिर इसका दूसरा ऑप्शन चूज किया जा सकता है। और माहौल जो है वो अमेरिका के लिए मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर भी कि क्या फ़लस्तीन, क्या लबनान, क्या शाम, माहौल तो अमेरिका के लिए साजगार है। और सहूनी यही चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो इसको एंड कर दे, ईरान के थ्रेट को, यमन के थ्रेट को एंड कर दे, क्योंकि माहौल बिल्कुल साजगार है अमेरिका के लिए और सहूनियों के लिए। क्या अमेरिका और सहूनी बल्कि ये जो अरब कंट्रीज हैं ये भी इनका साथ दे रहे हैं और ये भी अंदर खाने ये चाहते हैं कि यमन और ईरान वाला जो थ्रेट है वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक इसी तरह से जिस तरह से हिजबुल्लाह का
تھریٹ لبنان سے یا پھر شام سے ختم ہو گیا، ان کے لیے تو تھریٹ ہے، یہ تھریٹ سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی بھی خواہش ہے عرب کنٹریز کی، تو ماحول ان کے لیے سازگار ہے۔ صرف ایک آپشن ایران کو نظر آ رہا ہے اور وہ ہے روس، جس کا دورہ بھی کریں گے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس مذاکرات کے دوسرے دور میں شمولیت سے شرکت سے قبل روس کا دورہ کریں گے اور سرگئی لیوروف سے ملاقات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو سوائے رشیا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ماحول تو بنا ہوا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپشن بی کو چوز کر لے، لیکن رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ میکسیمم پریشر میڈ مین تھیوری کے تحت ایران کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کوئی اچھی ڈیل ایران کے ساتھ کی جا سکے۔ یورینیم کی انریچمنٹ کی پرسنٹیج بہت کم کرے گا یہ ایران کے لیے۔ بہرحال یہ جو ایلیمینیٹ کرنے والا مطالبہ ہے یہ میکسیمم پریشر ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپشن اے کو ہی چوز کرنا چاہتا ہے، اس لیے بات چیت کی ٹیبل پر ہی بیٹھے ہیں اتنے سارے اختلافات کے باوجود، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر ہی حل ہو جائے۔ لیکن صہیونی جو ہیں وہ بہت زیادہ اندر خانے صہیونیوں کی جانب سے پلاننگ کی جا رہی ہے، اسیسینیشنز کی پلاننگ صہیونیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے خبروں کے مطابق، تاکہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے کہ کسی نقطے پر ان کا اتفاق ہو جائے، اس سے پہلے صہیونی اس طرح کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، نظر رکھیں گے، بہت امپورٹنٹ ہوں گے یہ مذاکرات جو 19 اپریل کو یا تو اٹلی کے اندر یا تو عمان کے اندر ہوں گے۔ آپ کو کنفرم رپورٹ جب سامنے آ جائے گی کہ ان مذاکرات کا وینیو کیا ہے وہ بھی بتا دوں گا، اور اس معاملے پر بھی نظر رکھیں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔